लेक्चर नंबर 3 और पार्ट 1। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि लेंस क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसके साथ कुछ रिलेशंस। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी लेंस क्या होता है। लेंस मैंने जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सेंसर जो है ना आपके कैमरे का हार्ट होता है, इसी तरीके से लेंस आपके कैमरे की आइज़ कहलाती हैं, आँख कहलाती है। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे लिख के मैं बताऊँ तो ये आइज़ कहलाती हैं। ठीक है जी। लेंस आपके कैमरे की आँख कहलाती है। लेंस बेसिकली होती क्या है? लेंस जो है ना एक पीस ऑफ ग्लास होता है। ठीक है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि जो है ना लेंस एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस आप सबको पता ही है, जैसे कि सेंसर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ने सेंसर के टॉपिक का स्टार्ट होते ही डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल डिवाइस क्या होती है। ठीक है, होप आप लोगों को याद होगी वो। ठीक है, लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है, लेंस भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि ट्रांसमिट करती है और रिफ्रैक्ट करती है लाइट को आपके। ठीक है, लाइट को रिफ्रैक्ट कैसे करती है? या तो कन्वर्ज करेगी या तो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, लेंस ही है ये आपके कैमरे के अंदर जो आपकी तमाम लाइट को फोकस करवाता है किसी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि लेंस एक जो लेंस है ना वो बेसिकली कंसंट्रेट करवाता है लाइट को और फोकस करवा देता है एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, या ये जो पीस ऑफ ग्लास है आप इससे ये भी समझ सकते हो कि ये एक इटसेल्फ एक सिंगल पीस ऑफ ग्लास है जिसकी एक या एक से ज़्यादा सरफेसेस होती हैं कर्व। ठीक है, कैसे होती हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेंस की मेनली जो है ना दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक कहलाती है जी कन्वर्जिंग लेंस और एक कहलाती है जी डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस को हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं और डाइवर्जिंग लेंस को हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कन्वेक्स लेंस है, इसको हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं और इसको हम लोग डाइवर्जिंग कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस क्या होता है? देखें जी, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी लेंस से पास होती है और वो किसी एक पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज हो जाएं, वो आके मिल जाएं, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देख रहे हैं, ये क्या है आपकी, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं। ठीक है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और ये एक पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज हो गई, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस कन्वेक्स लेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस क्या होती है, सॉरी कनकेव लेंस क्या होती है? कनकेव लेंस आपकी वो लेंस होती है जिसके अंदर जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपके लेंस से पास हो और वो कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज हो जाए इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये आप देख ही रहे होंगे, ये देखें इस तरह से ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी, ये भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी और ये भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, एक इधर चली गई, एक सीधी आ गई और एक इस तरफ आ गई। तो ये क्या हुई, ये अवे फ्रॉम दी स्पॉट हो गई, अवे फ्रॉम दी पॉइंट हो गई, दैट इज़ कॉल्ड दी डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना, इस लेंस को हम लोग नेगेटिव लेंस भी कहते हैं। ठीक है जी, कन्वेक्स लेंस उसको हम कन्वर्जिंग भी कहते हैं और पॉजिटिव लेंस भी कहते हैं। कनकेव लेंस उसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और नेगेटिव लेंस कहते हैं। ठीक है जी, कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपके कैमरे के अंदर जो लेंस यूज़ होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कनकेव लेंस की जब हम बात करते हैं तो वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है और वो आपकी अक्सर गाड़ी की हेडलाइट्स में यूज़ होता है। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी की हेडलाइट ऑन करते हैं तो फिर वो डाइवर्ज हुई हुई होती है, वो किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर रही होती। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेंस समझ में आ गया, लेंस की टाइप समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जी, ये देख लें जी, ये मेरे पास एक डायग्राम है, ये देख लें, बड़ी ज़बरदस्त डायग्राम है, होप आप लोगों के सामने समझ में आएगी। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रही हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई, ये जो है ना सेंटर में ये आपका लेंस हो गया, ये लेंस से पास हुई और पास होने के बाद ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये एक पॉइंट के ऊपर जो है ना कन्वर्ज हो गई। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग लेंस कहते हैं। आप ये ना समझेगा कि इस हिस्से पे भी जो है ना ये कोई लेंस रखी हुई नहीं, ये लेंस उसने दिखाया है लिख के कि जो है ना, मतलब मैंने लिख के दिखाया कि ये लेंस कहलाती है इस तरीके से। सही है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये जो है आपकी, ये जब लेंस से पास होती है तो ये आपकी जो है ना इस तरह से एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, होप आप लोगों की समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, लेंस फंक्शन,
लेंस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेंस, कैमरा, डीएसपी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये आई कैसे? देखें, ये सब जो है ना, आप ये समझ लें, ये जो जब इंसान ने ये चीज़ सोचनी शुरू की कि यार क्यों ना मैं एक ऐसी डिवाइस बनाऊं जो मुझसे ज़्यादा तेज़ हो, इंसान ने अपने एट्रीब्यूट्स को सामने रखा और उसके मुताबिक एक डिवाइस बनाई। तो ये सारी तब जितनी भी आपकी मशीन्स हैं, डिवाइसेस हैं, ये तब वजूद में आई। लाइक फॉर एग्जांपल, शुरू के अंदर अभी आप कैमरा लेंस वेंस सब छोड़ दें, आप एक जनरल बात करें, जब शुरू में इंसान जब हिसाब किताब करते थे तो उन्होंने सोचा कि यार हमें तो इतना टाइम लग रहा है, हम क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाएं जो हमसे ज़्यादा तेज़ काम करे। इसका मतलब है इंसान पहले कर रहा था हिसाब किताब, राइट? तभी उसने एक ऐसी डिवाइस बनाई, लाइक कैलकुलेटर बना दिया उसने, कंप्यूटर बनाया फिर आगे जाके, ताकि वो और फास्ट कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई और चीज़ ले लें, लाइक आप रोबोट की बात कर लें, रोबोट क्यों बनाने का एग्जाम, या इंसान ने ये चीज़ सोची कि जो है ना क्यों ना मैं अपने से ज़्यादा एक ऐसा तेज़ बंदा बनाऊँ जो मुझसे ज़्यादा तेज़ काम कर सके, मेरे टाइम सेव हो सके, तो फिर उसने रोबोट की तख्लीक कर दी, ठीक है। इसी तरीके से ये लेंस वगैरह कैसे आई हैं वजूद में, ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। लेंस बेसिकली आपकी आइज़ को मद्देनज़र रख के बनाए, इसीलिए हम लोग कैमरे लेंस जो है ना, हम लोग लेंस को हम लोग आइज़ कहते हैं कैमरे की, ठीक है। लाइक रेटिना की मैं बात करता हूँ। रेटिना क्या होता है? ये आपकी आँख की इनर मोस्ट लेयर कहलाती है, ठीक है। इधर मैंने इसका जिक्र नहीं किया, मैंने सोचा था एक जनरल में आपको एक परसेप्शन दूंगा, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर जो होती है ना आपकी आँख की, वो रेटिना कहलाती है। वो कैसे बनती है? वो आपके नर्व टिश्यू से मिलके बन रही होती है, ठीक है, जो आपकी आँख के अंदर आने वाली तमाम लाइट्स को सेंस करती है, ठीक है। रेटिना क्या करती है? जब आपकी तमाम आने वाली लाइट को सेंस कर लेती है ना, तब वो एक इम्पल्स भेजती है आपकी ऑप्टिकल नर्व को, ठीक है। ये ऑप्टिकल नर्व क्या होती है? ये आपकी ब्रेन के बिल्कुल बैक साइड पे होती है, ठीक है। ये ऑप्टिकल नर्व जब उस इम्पल्स को रिसीव करती है ना, तो फिर वो उस इम्पल्स को ट्रांसलेट कर देती है इमेज में, जो कि आपने देखा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यही सेम सिनेरियो आपका कैमरे में भी चल रहा होता है कि जो है ना लेंस लाइट्स को भेजती है आपके सेंसर के पास, सेंसर उसका इमेज बनाता है, ठीक है, जिसको लेंस ने देखा होता है। अब देखें, कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं जो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो होती हैं ना, आप ये समझ लें कि आपकी आंख के अंदर कुछ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट की सेंसिटिविटी को रिसीव कर रहे होते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं? वो आपकी रेटिना रॉड में पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? लाइक वो सब कोन की शक्ल में होते हैं, ठीक है। तो वो एक, मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसी कोन जो कि ऑब्जर्व करती होगी लॉन्ग वेवलेंथ को, जो रेड इन कलर में होती है, ठीक है। एक ऐसी कोन होगी जो जो है ना एब्जॉर्व करती होगी मिडिल वेवलेंथ को, ठीक है, वो ग्रीन कहलाती है। एक ऐसी कोन होगी जो स्मॉल वेवलेंथ को एब्जॉर्व करती होगी, वो ब्लू कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपकी आँख के रेटिना जो है ना काम कर रही होती है। और आप अगर बायोमेट्रिक्स की बात करें ना, तो फिर उसके अंदर, जिसके अंदर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के डिवाइसेस आती हैं, लाइक आपकी हैंड ज्योमेट्री आ जाती है, आपका फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, आपकी रेटिना स्कैन आती है, आपकी वॉइस रिकग्निशन आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो जिसके फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा है ना, वो आपकी वॉइस रिकग्निशन है। बल्कि मुझे याद है अभी हमारे ऑफिस में जो है ना एक एक बंदा है, वो ऑडियो विजुअल के डिपार्टमेंट में काम करके आया है, एवी डिपार्टमेंट में, और उसकी आवाज़ ऐसी है कि कोई मसला नहीं है उसके लिए कोई 20-25 लोगों की आवाज़ें निकालना, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल में काम करता रहा है। जब भी उसको टेस्टिंग करनी होती थी किसी भी चीज़ की, तो फिर वो इस तरह से ही वो फेक वॉइसेस निकाल के वो ट्राई करता था। तो जो है ना, तो इसीलिए हम लोग ने बाकायदा अपने ऑफिस में, मैंने खुद देखा है उसको कि जो है ना कि वॉइस रिकग्निशन की हमारे उसमें लगी हुई थी, तो फिर उसने फेक वॉइसेस निकाल के बाकायदा सिस्टम को उसने डिसेप्ट किया है ना उसने। तो उसके फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, मगर जो सबसे अच्छी और सबसे ज़बरदस्त जो टेक्निक जो इस वक्त डिवाइस है बायोमेट्रिक्स के अंदर, वो रेटिना ही स्कैन है, ठीक है। खैर, तो ये आप लोगों को पता चल गया कि जो है ना आपका लेंस किस तरीके से काम करता है इन द फॉर्म ऑफ रेटिना, इन द शेप ऑफ रेटिना, ठीक है। लेंस फंक्शंस की बात करते हैं। लेंस के फंक्शंस क्या होते हैं? अब आ जाते हैं लेंस के फंक्शन। लेंस वैसे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, मगर मेन 2 फैक्टर्स के ऊपर ये काम कर रहा होता है। एक कहलाती है जी आपकी फोकल लेंथ, और एक कहलाती है जी आपकी आयरिस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी बात करूँगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? आप ये समझ लें कि
आपके लेंस और सेंसर दो चीज़ें होती हैं आपके कैमरे के अंदर, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो है ना, जब मुझे फोकल लेंथ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा तो मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसी लेंथ है, ये एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि आपके लेंस से स्टार्ट होता है और सेंसर तक जाता है, ठीक है। यानी डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द सेंसर इज़ कॉल्ड द फोकल लेंथ, ठीक है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता मोर टेक्निकल, हम लोग थोड़ी सी डेप्थ में जाते चले जाएंगे। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ आप ये कह लें कि जो मैंने अभी लेंस कहा था आपको, मज़ीद थोड़ी सी डेप्थ में जाएँ तो ये सेंटर ऑफ द लेंस से लेके आपकी फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, सेंसर तक का डिस्टेंस होता है। ये देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, मैं एक मिनट आपको दिखा, ये वाला जो पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ द लेंस, यहाँ से लेके आपके जो भी आपका जो ये जो सेंटर है ना, सॉरी सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया सेंटर, ये मिट जा भाई, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे इस वक्त एरो लगाया हुआ है ना मैंने, क्योंकि मुझे ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे ये सेंटर से लेके सपोज़ करें यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, तो ये जो लेंथ होगी ये आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द लेंस से लेके सेंसर तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके लेंस के अंदर जो है ना, जब आप अपने लेंस की कंस्ट्रक्शन बना रहे होते हैं ना, लाइक इस तरीके से आपकी एक लेंस है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, और आप ये समझ लें कि ये आपका सेंसर हो गया और ये आपकी लेंस हो गई, ठीक है। थोड़ा दूर लिख दिया मैंने, मगर खैर, ठीक है, ये आपकी लेंस हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, ये आपकी एफ़ कहलाती है। याद रखिएगा, फोकल लेंथ को हम लोग जो है ना स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है ना, वो होता है जी मिलीमीटर। जब कभी भी आपके पास डाटा शीट आपके हाथ में आए और आप ये देख लें कि जो है ना स्मॉल एफ़ के साथ एक वैल्यू लिखी हुई है और उसके साथ एमएम का यूनिट है, आप समझ जाएं वो उसकी फोकल लेंथ है। तो डाटा शीट का आज आपको एक एलिमेंट पता चल गया कि ये क्या होता है, ठीक है। फोकल लेंथ आपकी समझ में आ गया, फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ के जब हम लोग लेंस की बात करते हैं ना, इसके अंदर अब मैं दो पॉइंट आपको और बताने लगा हूँ। जब हम कभी भी लेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, एक कहलाता है जी प्रिंसिपल सेकेंडरी पॉइंट, एक कहलाता है प्रिंसिपल प्राइमरी पॉइंट, और एक कहलाता है प्रिंसिपल सेकेंडरी पॉइंट, ठीक है। ये जो पहला वाला पॉइंट है, आपके सेंटर से पहले वाला पॉइंट है, ये आपका कहलाता है प्राइमरी पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका कहलाता है सेकेंडरी पॉइंट। अभी आप में से आधे लोग सोच रहे होंगे तो सर इसकी भी कोई डायग्राम दिखा दे, तो मुझे उसकी कोई ऐसी बेहतर डायग्राम मिली ही नहीं, ठीक है। तो खैर सही है। अब प्राइमरी पॉइंट और सेकेंडरी पॉइंट का काम क्या होता है, देखें। जब आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही होती है ना लेंस की जानिब, और आने के बाद वो क्या करती हैं, वो इस पॉइंट पे जो है ना कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है, सेंटर पे आती हैं। यानी तमाम रेज़ आपकी, ये जितनी भी रेज़ हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम रेज़ जो है ना आपकी इस सेंटर ऑफ द लेंस तक आती हैं। सेंटर ऑफ द लेंस से आने के बाद वो इस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो कन्वर्ज हो जाती हैं, और ये कन्वर्ज होने के बाद ये ना इस तरीके से क्रॉस में जा रही होती हैं। ये वाला पॉइंट है, सही ना। तमाम रेज़ आ रही हैं, इधर आके इधर आके इधर आके इधर आके, ये आपकी वो हुई, और इस तरीके से फिर एक इन्वर्ट इमेज आपके सेंसर के पास पहुंचा रही होती हैं, ठीक है। ये ये आपका सेंसर हो गया। अब ये पॉइंट कर क्या रहा होता है, यही पॉइंट होता है जो आपका ये एंगल बता रहा होता है कि किस एंगल से जो है ना ये आपके सेंसर के पास पहुंचती हैं, ठीक है। तमाम रेज बेसिकली इंटर होती हैं, सेंटर तक पहुंचती हैं। सेंटर के पहुंचने के बाद इस सेकेंडरी प्रिंसिपल पॉइंट पे जाके जो है ना जमा हो जाती हैं। जमा होने के बाद ये इस तरीके से क्रॉस में चली जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गई सारी, जमा हुई, जमा होने के बाद यूँ हो जाती हैं, वो इन्वर्ट इमेज बना रही होती है ना आपके सेंसर पे, जिस तरह आपकी रेटिना के ऊपर इन्वर्ट इमेज बन रहा होता है, ठीक है। तो ये भी आपकी इन्वर्ट इमेजेस बनाती हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर ये पॉइंट ना हो ना तो आपको एंगल पता ही ना चले।
तमाम आने वाली रेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो सेकेंडरी प्रिंसिपल पॉइंट पे जमा होंगी, और तमाम अपोजिट इन डायरेक्शन अगर आप कर लें इस तरीके से फ्रॉम राइट टू, एक मिनट रुकें, ये मैं ज़रा इरेज कर लूँ थोड़ा सा ज़रा ये, ठीक है जी। ये आ गई आपके पास फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अगर कभी भी राइट टू लेफ़्ट आएंगी तो वो तमाम आपकी कहाँ पे जो है ना कन्वर्ज होंगी, वो इस पॉइंट पे होंगी, प्राइमरी पॉइंट पे। तो लाजमी सी बात है सेंसर फिर आपका यहाँ पे होगा, तो फिर ये इस पॉइंट पे जमा होने के बाद ये यूँ देंगी और ये यूँ देंगी, ठीक है। तो ये था आपका जी प्रिंसिपल। इसको मैं थोड़ा सा साफ थोड़ा सा इरेज कर लूँ, ये थोड़ी ज़्यादा ही जो है ना चलेंगी, सफाई हो गई, ठीक है। तो प्राइमरी प्रिंसिपल पॉइंट और सेकेंडरी प्रिंसिपल पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब मैं ये कहूँगा, अब इसकी जो लास्ट और टेक्निकल डेफिनेशन थी वो ये थी कि ये मैं लिख दूँ ना आपको, ठीक है। लास्ट टेक्निकल डेफिनेशन ये थी कि जो द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंडरी से लेकर टू सेंसर तक का जो डिस्टेंस होता है ना, सेकेंडरी पॉइंट से लेके सेंसर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं जी, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ कहते हैं, सेकेंडरी पॉइंट से लेके आपके सेंसर तक का डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। आईआरएस क्या चीज़ होती है? अच्छा, फोकल लेंथ की कई सारे टाइप्स होती हैं। आप फिक्स, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे फिक्स फोकल लेंथ क्या होता है, आपके वेरिएबल फोकल लेंथ क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस लेंथ से रिलेटेड। ये इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, प्रिंसिपल पॉइंट और सेकेंडरी पॉइंट बस आपने याद रखना होता है कि सेंटर ऑफ द लेंथ से लेके आपके सेंसर तक का डिस्टेंस जो है ना आपका फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे फोकल लेंथ आगे, अभी इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ेगी फोकल लेंथ, ठीक है। आयरिस क्या होता है? आयरिस बेसिकली वो चीज़ होती है कि आपके ये एडजस्ट करती है लाइटनिंग कंडीशंस को या लाइटनिंग लेवल्स को इन डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशंस, सही है। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ लाइट, ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है, आप ये समझ लें। मिसाल के तौर पे अगर आप दिन की रोशनी में खड़े हुए तस्वीर खींच रहे हैं तो फिर यही आयरिस एडजस्ट करेगा कि नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, थोड़ी सी कम कर लो, तो ये कम अमाउंट ऑफ लाइट सेंसर के पास भेजेगा ताकि आपका इमेज वाइट वॉश ना हो, ठीक है। अगर आप अंधेरे में खड़े हुए हैं तो ये आयरिस ही है जो आपकी अमाउंट ऑफ लाइट को कहेगा कि ज़्यादा इंट्रेंस करवाओ लाइट की, ताकि आपका इमेज जो है ना ब्लैक ना हो, आपका इमेज नॉर्मल आए। एक्सपोज टाइम आप जिसे कहते हैं ना, ये वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, आयरिस। सुबह सुबह आप अगर जब उठते हैं एकदम में अचानक, आपने अक्सर बेशा देखा होगा कि अक्सर सुबह आप उठें और अचानक आप एकदम ही धूप में चले जाएं तो फिर आपकी आइज़ बिल्कुल ही क्लोज हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर आयरिस। वो आयरिस ही है जो आपकी आंख को बताता है, वो आपकी सिग्नल भेजता है, इम्पल्स भेजता है कि भाई आप अपनी आइज़ को जो है ना इतनी ही ओपन करें या मैक्सिमम करें। रात लाइक अगर आप रात के अंधेरे में जाते हैं तो फिर आप बिल्कुल ही अपनी आइज़ को फुल्ली ओपन कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होती है, तो वो आयरिस ही है जिसको आप फुल ओपन करते हैं। और वो दिन में जो आपने क्लोज़ की हुई थी वो भी आयरिस ही था, ठीक है। अगर आपने आयरिस को देखना हो कि आयरिस किस तरीके से काम करता है और आयरिस होता क्या है, तो फिर आपको मैं एक बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ, आप अभी देख सकते हैं। आप क्या करें, आप सिंपल अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन करने के बाद जिस जगह पे आपके कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है ना, आप एकदम उसकी जानिब कर दें और थोड़ी देर अपने कैमरे को वहीं पर सस्टेन रखें। आप देखेंगे एकदम पूरा वाइट वॉश इमेज आ रहा होगा, अचानक कम होते 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 आपको फिर लाइट नज़र आने लग जाएगी। आप करके देखेगा, डैट इज़ कॉल्ड ये आयरिस। वो आयरिस कंट्रोल कर रहा होता है कि यानी अभी भी इतनी लाइट नहीं छोड़ो, इतनी 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 कम कर दो, ठीक है। तो होप आपको आयरिस समझ में आ गया, समझ में भी आ गया होगा। आयरिस की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लाइक आप ऑटो आयरिस होती है, डीसी आयरिस होती है, मैनुअल आयरिस होती है, फिक्स्ड आयरिस और पी आयरिस होती है, ठीक है। इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, हम आयरिस को आज नहीं टच करेंगे इतना ज़्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। लेंस के फंक्शन आपको समझ में आ गया। एक्सक्लूसिव कुछ चीज़ें थी जी, हाँ जी। फील्ड ऑफ व्यू, जब हम अपनी फोकल लेंथ की बात करते हैं ना, अब हम लोग सही मानों में फोकल लेंथ को स्टार्ट करने लगे, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ के बारे में, फोकल लेंथ की कई डेफिनेशंस हैं, मगर मेनली जो डेफिनेशन हम लोग बताते हैं वो ये, मतलब हम लोग नहीं, मेनली जो फोकल लेंथ होती है वो ये होती है, सेकेंडरी पॉइंट से लेकर सेंसर तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। इसका यूनिट एफ होता है, और सॉरी इसको हम एफ से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट मिलीमीटर्स होता है, ठीक है। फोकल लेंथ बेसिकली क्या कर रही होती है? फोकल लेंथ जो है ना
आप ये समझ लें कि फोकल लेंथ आपके जब जब आप फोकल लेंथ को वेरी करते हैं ना, जब हम फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करते हैं तो फिर दो चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो फील्ड ऑफ व्यू और एंगल ऑफ व्यू कहलाती हैं। ठीक है, अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? आपका कैमरा कितना बड़ा एरिया देखने की या कितना एरिया देखने की काबिलियत रखता है, डैट इज़ कॉल्ड द फील्ड ऑफ व्यू। सपोज़ करें मैंने अपने कैमरे को ऑन किया और मैंने एक इमेज लेना है और मैंने पार्किंग लॉट की तरफ कैमरे को घुमाया, कैमरे की डायरेक्शन मैंने पार्किंग लॉट की तरफ की, वहाँ पे मुझे 4 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और उसके साथ एक ट्री भी नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड माई फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, अब मैं टारगेट क्या करना चाह रहा हूँ? सही है, मुझे टारगेट करनी है एक गाड़ी जस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी फोकल लेंथ को जो है ना डिस्टर्ब करूँगा, तो फिर मैं अपने फील्ड ऑफ व्यू को एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप आगे चल के ये देखेंगे अभी कि जो है ना कि सारे ही कैमराज एडजस्ट कर सकते हैं या कुछ कैमरा फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो एंग फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि फील्ड ऑफ व्यू आप ये समझ लें कि इसको कुछ ये भी कहते, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कम्बिनेशन होता है आपके एंगल ऑफ व्यू का और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस का, कितना डिस्टेंस है आपके ऑब्जेक्ट से लेके आपके लेंस तक के दरमियान का। ठीक है, ये आपकी चीज़ फील्ड ऑफ व्यू कहलाती है। आप ये कह सकते हो कि आपने कैमरा ऑन किया और आपको एक ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे दो तीन बंदे हैं, ये बंदे हैं, ये एक गाड़ी है, ये आपका फील्ड ऑफ व्यू हो गया। ये कैमरा है, ये पूरा ये देख रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू हो गया। ठीक है, ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया आपका। इस फील्ड ऑफ व्यू को अगर मैं एंगुलरली मेजर कर लूँ ना, एंगुलर डिस्टेंस की मैं बात कर लूँ ना, तो ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ व्यू। ठीक है, लाइक ये जो डिग्री है ना, ये जो थीटा है, सॉरी ये जो थीटा है, ये आपका एंगल ऑफ व्यू कहलाता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें, अगर मेरा फील्ड ऑफ व्यू ऐसे होगा तो मेरा एंगल ज़्यादा होगा, अगर मेरा फील्ड ऑफ व्यू ऐसे होगा तो मेरा एंगल ऑफ व्यू कम होगा। तो जैसे 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 फील्ड ऑफ व्यू मेरा बढ़ रहा है, मेरा एंगल भी बढ़ रहा है। मैंने इसलिए बड़ा थीटा लिखा है, ये ठीक है थीटा है। और जैसे जैसे मेरा एंगल ऑफ व्यू फील्ड ऑफ व्यू छोटा हो रहा है, मेरा थीटा भी छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ व्यू और आपका फील्ड ऑफ व्यू, सही है ना, एंगल ऑफ व्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है जी, तो ये दो रिलेशन तो समझ में आ गए। अब देखें, जैसे जैसे अब ये फील्ड ऑफ व्यू की जब मैं बात करूँगा आपके फोकल लेंथ, तो आप वैसे ही समझ जाएंगे कि जो इस फील्ड ऑफ व्यू का रिलेशन होगा फोकल लेंथ के साथ, वही एंगल ऑफ व्यू का भी होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू और एंगल ऑफ व्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाते चले जाएंगे, एंगल भी आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कम करेंगे तो कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करने लगा हूँ, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं बात करता हूँ फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ जो है ना आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके फील्ड ऑफ व्यू से। ठीक है, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। देखें जी, जैसे जैसे आप अपनी फोकल लेंथ की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे ना, ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी फोकल लेंथ की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे, तो आप ये समझ लें कि आप अपने फील्ड ऑफ व्यू को कम करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, देखें मिसाल के तौर पे किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। ये देखें आप, ये हो गया आपका सेंसर, ये हो गई आपकी फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ से ये आपकी ये दोनों आई और ये आपके क्रॉस में यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना। ठीक है, इसे आप लेंस कह लें, इसे आप सेंसर कह लें। ठीक है, ये है जी आपकी फोकल लेंथ। और अब ये देखें, अब अगर मैं ऐसे कर लूँ कि मैंने फोकल लेंथ कम कर लूँ, अरे थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, मगर अब आप ये देखिए, बल्कि एक मिनट रुके, मैं आपको एक
कोशिश करता हूँ मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा। इसका जो है आप ये देख लें कि इसका इन्वर्स रिलेशन तो था ही हमारे पास, ठीक है, कि हमें ये बात तो पता थी कि जो है ना कि हम लोगों ने इन्वर्स रिलेशन इसका कैसे बनाना है, ठीक है। अब आप ये देखें, मैं अगर आपको सिंपल सी मैं इसकी डायग्राम बना के दिखाऊँ, थोड़ा सा असल में मैं डायग्राम ही सोच रहा हूँ, डायग्राम की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ना, हम लोग प्रैक्टिकल जर्नल भी किसी और से बनवाते थे ठीक है। तो खैर ये देखें, अगर आपका मिसाल के तौर पे ये है आपका समझ लें पॉइंट है, ठीक है, ये आपकी फोकल लेंथ यहाँ से शुरू होगी, तो आप ये कह लें कि बल्कि एक मिनट, हाँ आ गया, ये देखिए ये और ये थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, ये क्या हुआ जी, आपकी जो फोकल लेंथ थी सेंसर से, ये देखिए ये सेंसर है आपका, अब आपको आसानी समझ में आएगी, ये आपकी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। ये क्या हुआ, जब मैंने फोकल लेंथ को छोटा मतलब स्मॉल थी मेरी फोकल लेंथ, तो फिर मेरा एंगल ऑफ व्यू क्या आ रहा था, लार्ज आ रहा था। अब देखें, अभी आपको खुद ही समझ में आएगा। अब अगर मेरे पास एक ऐसा आ रहा हो, एक मिनट, मैं वापस एक पेन सेलेक्ट कर लूँ, ये देखें हम, ये देख रहे हैं, ठीक है जी, ये आपका सेंसर हो गया और ये मैंने फोकल लेंथ बढ़ा दी। आप खुद ही समझ गए होंगे कि जो है ना फोकल लेंथ बढ़ाने से क्या होता है, ये यहाँ से आपकी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। जैसे जैसे मैं मैं आप ये कह लें कि जैसे जैसे मैं जो है ना फोकल लेंथ को कम करूँगा, आपका एंगल ऑफ व्यू, आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा, और अगर मैं फोकल लेंथ को ज़्यादा करूँगा तो फिर आपका एंगल ऑफ, जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो कम हो जाएगा। आप इसकी मिसाल ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं 4 mm की मैं बात करता हूँ, मैं 8 mm की बात करता हूँ, तो मेरा जो है ना एंगल ऑफ व्यू या फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा। अगर मैं 120 mm की बात करता हूँ तो मेरा एंगल ऑफ और मेरा फील्ड ऑफ व्यू दोनों ही कम होंगे, ठीक है। ये इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आपने देखा होगा, अक्सर व बेशतर आप लोग देखते होंगे टेलीविज़न के अंदर कोई चीज़ आपको इतना बड़े जंगल के अंदर आपको कोई शेर चलता हुआ बिल्कुल क्लोज लुक से दिखाते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड दी जो है ना लॉन्ग फोकल लेंथ, वो लॉन्ग फोकल लेंथ है, ठीक है, तभी आपको शेर इतने नज़दीक से नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर वो दिखाते हैं कि एक जनरल ओवरव्यू दिखा रहे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे जानवर भागते हुए जा रहे हैं जो है ना जंगल में से, तो वो क्या है जी, वो आपकी शॉर्ट फोकल लेंथ है, ठीक है, तभी आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया, ठीक है। कोई मसला, रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे, फील्ड ऑफ व्यू एंगल ऑफ व्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी फोकल लेंथ के साथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, सेकेंडरी डिस्टेंस होता है, सेकेंडरी पॉइंट से लेके सेंसर तक का डिस्टेंस होता है। एक टर्म कहलाती है जी फोकल पॉइंट, ठीक है, एक टर्म कहलाती है जी सही है, ये फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है, आपके जिस पोजीशन के ऊपर आपके सेंसर को प्लेस किया हुआ होता है ना कैमरे के अंदर, डैट इज़ कॉल्ड द फोकल पॉइंट, ठीक है। तो फोकल पॉइंट भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके सेंसर को प्लेस किया हुआ होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अभी मेरा नहीं ख्याल कितना, ये देखें जी, मैं आपको फील्ड ऑफ व्यू अभी मैं अब आपको ज़्यादा सारी समझ में आ जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू को जो है ना बेसिकली हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक कहलाता है वाइड एंगल, एक कहलाता है नॉर्मल, एक कहलाता है टेलीफोटो, ठीक है। वाइड एंगल क्या होता है, वाइड एंगल के लिए मैं ये कह सकता हूँ जब मेरी फोकल लेंथ मिनिमम होगी ना तब मेरा वाइड एंगल होगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये वाला इमेज जो है ना, मैंने लिखा नहीं है मगर ये जो है ना, ये है जी वाइड एंगल, ठीक है। क्यों, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कितना आपको कितना बड़ा एक इमेज नज़र आ रहा है,
ये देखिए कहाँ से लेके कहाँ तक नज़र आ रहा है। यही मैं बता रहा था, अगर यहाँ पे बहुत सारे आदमी खड़े हुए हों तो आपको देखें कितना ज़्यादा नज़र आए। ये इसका मतलब है ये आपकी 2 mm होगी या 4 mm होगी या 8 mm होगी, ठीक है। ये कम वैल्यू है। अभी देख लें, अगर आपकी 60 mm होती है तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना नज़र आएगा, बस ये इतना इतना नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी 40 हो जाएगी, सॉरी अगर आपकी 80 mm था पहले, अगर आप 60 हुआ तो आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा। अगर आपके पास वो हो गया 40 तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। और इसी तरीके से करते हुए अगर आपके पास 30-20 आ गया तो आपके पास इस तरीके से मिल जाएगा। और अगर आपके पास 10 आ गया तो आप छोड़ ही देना, ये देखें इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये सारे वो हैं कि यहाँ पे आपकी थी 120 mm, यहाँ पे हो गई आपके पास 80 mm। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गई 60 mm, ये हो गया 40 mm, ठीक है। ये हो गया आपके पास 20 mm। इस तरीके से ना आपके फील्ड ऑफ व्यू बढ़ते चले जाते हैं। अब आप वाइड एंगल को देख सकते हैं कि वाइड एंगल बेसिकली क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मल व्यू कैसे कैमरा आता है। जितना नॉर्मल व्यू का बिल्कुल वही फील्ड ऑफ व्यू होता है जो कि आपकी आंख देख रही होती है। नॉर्मली आपकी आंख 30 डिग्री पे देख रही होती है, ठीक है, इसीलिए इसको नॉर्मल व्यू कहते हैं। अब देखें इसको, आप अगर आपने वाइड एंगल और टेलीफोटो को समझना है तो फिर आप ये समझ लें कि 30 एंगल से अगर नीचे चली जाए, मतलब 29, 20, 15, 10 पे हम बात करें तो फिर वो टेलीफोटो कहलाता है। लाइक आप ये देख सकते हैं, ये जो कैट आपको नज़र आ रही है, सही है ना, ये कैट देख रहे हैं, आपको तमाम चीज़ें छोड़ के सिर्फ ये कैट नज़र आ रही है, इसका मतलब इसका एंगल ऑफ व्यू कम है, इसका फील्ड ऑफ व्यू कम नज़र आ रहा है। पहले आपको वो पूरी ट्री के साथ ये जो है ना कैट नज़र आ रही थी, मगर अब सिर्फ कैट, और वो भी कैट का सिर्फ हेड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये टेलीफोटो है, मतलब आपने क्या काम किया, नैरोअर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। जब कभी भी आपको फाइन डिटेल चाहिए हो अपनी आँख से ज़्यादा, लाइक आपकी आँख एक जगह एक एरिया को देख रही है मगर वो एक फ़ाइन डिटेल को कैप्चर नहीं कर पा रही, आपको उससे अपनी आँख से ज़्यादा आपको फ़ाइन डिटेल रिक्वायर्ड है, तब आप टेलीफोटो यूज़ करते हो, ठीक है। ये नॉर्मली जो है ना सर्वेलेंस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होती है, या तो ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा स्मॉल हो या बहुत ज़्यादा दूर कोई ऑब्जेक्ट आपका लोकेट करता हो, तब आप टेलीफोटो यूज़ करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो चीज़ थी नॉर्मल व्यू मैंने आपको अभी बताया कि जो सेम फील्ड ऑफ व्यू होता है जो आपकी आंख का होता है, तभी इसको हमने नॉर्मल व्यू कहा, नॉर्मल लेंस कहा, ठीक है। वाइड एंगल क्या होता है, जब कभी भी आपको लेस डिटेल रिक्वायर्ड हो अपने नॉर्मल व्यू से, ठीक है, तब आप जो है ना क्या काम करते हैं, तब आप वाइड एंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डेप्थ ऑफ फील्ड इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। लो लाइट परफॉर्मेंस, बल्कि बस आप ये समझ लें कि जो है ना जब कभी भी आपको बड़ा एरिया देखने की ज़रूरत पड़ जाए, लाइक आपको इस तरीके से जो आप अक्सर सनसेट्स वगैरह की फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं, ठीक है, आप अक्सर कहीं हिल वगैरह पे जाते हैं तो फिर आपने देखा होगा आप कैमरे का एक जनरल विद क्लाउड्स जो है ना आप एक वो लेते हो, डैट इज़ कॉल्ड दी वाइड एंगल, ठीक है। ठीक है जी, वाइड एंगल आपकी समझ में आ गया। अब वाइड एंगल नॉर्मली आप ये कह लो कि जो है ना ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन भी समटाइम्स दे देती है, कि लाइक आपको अपनी पिक्चर कर्व नज़र आ रही होती है, ठीक है। कर्व कैसे नज़र आती है वो एक छोड़ दो, जब मैं आपको फिशाई वगैरह बताऊंगा तो फिर आप कुछ सही समझ में आ जाएगी। मगर आप ये देख लें कि वाइड एंगल होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू नज़र आ रहा हो, टेलीफोटो वो होता है जिसके अंदर बहुत ही कम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आपने मैग्नीफाई करना हो, तब आप टेलीफोटो यूज़ करते हो। नॉर्मल लेंस तो वही होती है जो आपकी आँख देख रही होती है, ठीक है, जितना दूर आपकी आँख देख सकती है वो आपकी नॉर्मल लेंस कहलाती है। टाइप्स ऑफ द लेंस जी, टाइप्स ऑफ द लेंस क्या होती हैं जी, 3 तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं। आपने अभी ये सोच रहे होंगे कि हम लोग ने जो कन्वेक्स कनकेव पढ़ा था वो क्या थी जी, वो भी टाइप्स ऑफ द लेंस थी। मगर ये कैमरे के अंदर जो टाइप्स यूज़ हो रही हैं ना, एक तो वो थी लेंस किस तरह की होती है, वो काइंड्स ऑफ लेंस कह लें आप उसे, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ द लेंस है, फिक्स लेंस, वेरीफोकल लेंस और जूम लेंस, ठीक है। इसका जो है ना सिंपल सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो है ना कि ये टाइप्स ऑफ द लेंस में क्या होता है। देखें जी, फिक्स लेंस, सबसे पहले हम फिक्स लेंस की बात करते हैं। हमारे पास लेंस की भी टाइप्स होती हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, वाइड एंगल, नॉर्मल लेंस, टेलीफोटो लेंस, ये फिक्स्ड में भी हो सकती हैं और वेरीफोकल में भी हो सकती है। फिक्स्ड में क्या होगा, सबसे पहले मैं फिक्स्ड की बात करता हूँ। फिक्स्ड लेंस को हम लोग मोनोफोकल लेंस भी कहते हैं। मोनोफोकल का मतलब, मोनो का मतलब एक, फोकल लेंस का मतलब एक लेंस, ठीक है। जैसा कि नाम से ही इसके है कि ये एक प्रिसाइज फील्ड ऑफ व्यू देगा, जो फील्ड ऑफ व्यू फिक्स्ड होगा। लाइक अगर मिसाल के तौर पे ये हम जनरली रेकमेंड नहीं कर रहे होते अपने कस्टमर्स को, किसी को भी हम लोग रेकमेंड नहीं करते
ये शुरू में जिस वक्त हमारे पास जो है ना वेरी फोकल या जूम लेंस नहीं आया था, तब हम लोग जो है ना फिक्स लेंस को यूज़ करते थे। ये नहीं है कि ये ऑब्सलीट हो गया, इसको अभी भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन वह बहुत कम करते हैं। उसकी क्या वजह क्या है? नो डाउट कि जो है ना इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। वो एडवांटेजेस क्या हैं कि ये सिंपलर है, सिंपलेस्ट टाइप है और एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है जी, ये एक्सपेंसिव नहीं है और इसका ना फील्ड ऑफ व्यू फिक्स्ड होता है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। यही वजह है कि जब कभी भी हम लोग फिक्स लेंस लगाते हैं ना, तो हम लोगों को पहले अपने फील्ड ऑफ व्यू की प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हमें कितना एरिया, कितना फील्ड ऑफ व्यू हम लोग ने देखना है। ठीक है, हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपने ये लेंस लगा दी ना, तो फिर आपको जो एरिया नज़र आ रहा है बस वही नज़र आएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, यही वजह है कि जो है ना हम लोग फिक्स्ड लेंस को हम लोग इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते, हमारे पास इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, अब मुझे एक एक इसके अंदर ना एक और चीज़ होती है कि अगर हमें लॉन्गर फोकल लेंथ वगैरह हमें प्रोड्यूस करनी होती है ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एडॉप्टर डाल देते हैं जो 2x एडॉप्टर कहलाता है। ठीक है, लेंस और कैमरे के दरमियान हम लोग एक एडॉप्टर का इजाफा कर देते हैं, जो कि वो एडॉप्टर 2x एडॉप्टर कहलाता है। ये क्यों करते हैं? नॉर्मली जो आपकी फिक्स्ड कैमरे की रेंज होती है ना, फिक्स्ड लेंस की रेंज होती है, वो 3.7 mm से लेकर 75 mm तक होती है। ये अच्छा, ये वेरी कर सकती है, ये मैं जनरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है फैक्टर ऑफ 2 से, ये क्या करती है, जो फैक्टर ऑफ 2 का हम लोगों ने एडॉप्टर डाला है ना, ये आपकी अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है ये डॉक्टर। अब 2x है, इसका मतलब 2 टाइम्स कम करेगा, 2 टाइम्स ज़्यादा करेगा, अगर आप और बढ़ाएंगे तो फिर 4 टाइम्स कर देगा, 4 टाइम्स कम करेगा, 4 टाइम्स ज़्यादा करेगा। ठीक है, ताकि हमारा जो पिक्चर है ना वो हमारी बिल्कुल सही आए, उसका एक्सपोजर टाइम बिल्कुल सही रहे, वो वाइट वॉश ना हो, वो डार्कर ना हो। ठीक है, अगर हमें कभी भी लॉन्गर फोकल लेंथ रिक्वायर्ड हो और हमारे फिक्स लेंस हम लोग यूज़ कर रहे हो, तब हम लोग जूम लेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जूम लेंस, वो जूम लेंस हम देख रहे हैं आखिरी टाइप होती है हमारी। ठीक है, नॉर्मली हमारी जो फिक्स लेंस होती है हम लोग उसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करते, कि हम लोग बस ये बताते हैं कि सिंपलेस्ट टाइप होती है, लीस्ट एक्सपेंसिव होती है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना वो हमारे पास फिक्स्ड होती है, इसकी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। जब आप फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब आपने फील्ड ऑफ व्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू को अगर आपने चेंज करना होता है तो आपने ये फिक्स लेंस नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि एक दफ़ा जब आपने लगा लिया लेंस, तो फिर आपको वही फिक्स्ड फील्ड ऑफ व्यू ही मिलेगा। आपको अगर डिज़ायर्ड नहीं है तो फिर आपको दोबारा दूसरी लेंस मंगा के चेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से टाइम और कॉस्ट दोनों ही आपकी ज़ाया होंगी। ठीक है, दूसरी टाइप की हम लोग बात करते हैं वेरी फोकल लेंस। वेरी फोकल लेंस क्या है जी? ये फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करती है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, उसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना आप फील्ड ऑफ व्यू को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो मेनली होती है ना, ये ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये 2.2 से 8 mm तक की भी होती है, और भी बहुत सारी इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, इसकी भी ये भी वही है कि वेरिएबल लेंस है, कहीं से भी कहीं वेरी कर सकती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि हमें इसके अंदर अपने फील्ड ऑफ व्यू की ना प्रिसाइज कैलकुलेशन ही नहीं रिक्वायर्ड होती। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइक अगर आपकी कहीं पे इंस्टॉलेशन हो रही है आपके कैमरे की, सीसीटीवी की, तो फिर आप लोगों ने वेरी फोकल लेंस लिया और आपने जाके उधर डिप्लॉय कर दिया। अब होगा क्या, अगर उसको फील्ड ऑफ व्यू कस्टमर को या क्लाइंट को आपके नहीं समझ में आ रहा, तो वो एडजस्ट करवा सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, फोकल लेंथ को वेरी करता चला जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू कम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे उसको ओके लगेगा वो वहाँ पे लॉक करवा देगा। ठीक है, इसका हमारा फ़ायदा क्या हुआ? फिक्स्ड और वेरिएबल लेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम वेरिएबल लेंस के अंदर भी एक ही लेंस को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट फील्ड ऑफ व्यूज़ को हासिल कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर फ्यूचर में कभी भी आपको कभी भी एरिया सिलेक्शन चेंज करनी पड़ गई, तो फिर आप आसानी से कर सकते हो, आपको फिर नई लेंस लेके डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, डिज़ायर्ड एंगल ऑफ व्यू आपको अचीव हो सकता है। ठीक है, जूम लेंस क्या होती है जी? जूम लेंस, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात रहती है कि भाई जो वेरी फोकल है वो आपका जूम लेंस है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, ये अगर कोई कह रहा है तो फिर ये गलत कह रहा है।
अच्छा। हमारे पास ना वेरिएबल फोकल लेंथ एक लिमिटेड फोकल लेंथ, एक लिमिटेड जो है ना एक हद तक वेरी फोकल जो लेंथ होती है ना, मैं आपको वेरी फोकल और जूम लेंथ बता रहा हूँ, हालांकि जूम लेंथ भी वेरिएबल में ही आती है क्योंकि हम इसमें भी वेरी करते हैं रेंज को। मगर वेरी फोकल में और जूम लेंस में क्या फ़र्क है? वेरी फोकल जो है वो एक ख़ास हद तक आपको वेरिएशन देती है आपकी फोकल लेंथ में, ठीक है। अगर कभी भी आपको उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड हो, नॉर्मली 25 mm की हम लोग बात करते हैं, मगर ये रिस्ट्रिक्ट और ये रूल ऑफ थंब नहीं है, मगर 25 mm से ऊपर की जब हमें कभी भी हमें वेरिएशन चाहिए होती है, हमें अपने फोकल लेंथ को वेरी करना पड़ता है, उससे ज़्यादा जूम चाहिए होता है, तब हम लोग जूम लेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो ये आप समझ लें कि आप अपने वेरी फोकल को इंटरनल सिचुएशंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ लें आप ऑफिसेस के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, और आपने इस तरह की चीज़ों में जो है ना आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं क्या जी, वेरी फोकल लेंथ, ठीक है। अब अगर कोई एक ऐसा बंदा उठे और वो ये कहे कि नहीं मैं फ़िक्स लेंस यूज़ करूँगा, और मैं, अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना किसी के जहन में ये सवाल आए कि मैं 3-4 फ़िक्स लेंस ले लूँ और फिर मैं जो है ना उसको यूज़ कर लूँ। तो वैसे ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये सवाल किस नौइयत का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप ही देखें ना, एक तो कैरी करना स्पेशियस हो जाएगी वो, कि भाई 4-5 लेंसें लेके चल रहे हैं आप, उसके बाद आपने उसको निकालना, उसको लगाना, और फिर उसके बाद उसकी फ़ोकसिंग सेट करना, ठीक है। तो इससे बेहतर नहीं आप एक लेंस लें और उसके अंदर आपके पास वेरिएशन हो, ठीक है। हमारे पास नॉर्मली जो जूम लेंस होती है ना वो दो तरह की होती है, एक कहलाती है मैनुअल जूम लेंस और एक कहलाती है मोटराइज जूम लेंस, ठीक है। ये मैनुअल जूम लेंस क्या होती है, इसको आपने मैनुअली जो है ना आपने अपनी रेंज, आपने फोकल लेंथ की रेंज को सेट करना पड़ता है। इस लेंस के अंदर आप मैनुअली फोकल लेंथ की रेंज को सेट करते हो, ठीक है। ये कैसे सेट करते हो, एक नर्ल्ड रिंग होती है, नर्ल्ड रिंग, KNURLED, सही है ना, नर्ल्ड रिंग, ये आप समझ लें, KNURLED, नर्ल रिंग होती है। एक ये नर्ल रिंग होती है जो कि लेंस की बॉडी के साथ लगी हुई होती है, ठीक है। इसके ऊपर कैनोटेशन होती है, इसके ऊपर मतलब लिखा हुआ होता है कि जूम इन, जूम आउट, ठीक है। जैसे लाइक आपके कैमरा, जब आप मोबाइल का कैमरा यूज़ करते हो तो उसमें आपको प्लस माइनस नज़र आ रहा होता है ना, कि ऊपर वाली बटन दबाकर आप प्रेस करके रखते हो तो फिर वो जूम इन हो रहा होता है, और वो नीचे वाली करते हो जूम आउट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से इसकी भी कैनोटेशन हुई भी होती है। इसके साथ मसला क्या है, आपके मेन वेरी फोकल और जूम लेंस के अंदर एक और फ़र्क ये है कि जब आप वेरी फोकल के अंदर आप अपने फोकल लेंथ को चेंज करते हो ना, तो फिर आपको फोकस भी सेट करना पड़ता है। मतलब लाइक आपने जूम किया, आप देखेंगे ज़्यादा जूम कर देंगे तो इमेज ब्लर भी हो जाएगा, फिर आपको दोबारा जो है ना जूम आउट या कुछ करके आपको उसकी इमेज को क्लियर करना पड़ेगा। जबकि जूम लेंस के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं होती, ठीक है। मैनुअल के अंदर तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर ना मैनुअल जूम लेंस के अंदर आपको, जब आप इसकी फोकल लेंथ को डिस्टर्ब करते हो ना, तो फिर आपको खुद से जूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मैनुअली सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। जबकि मोटराइज जूम के अंदर वो ऑटोमेटिकली जूम भी कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर आप अपने एंगल ऑफ टिल्ट को, जो आपका कैमरा जो है ना चाह रहा होता है ना, जिसमें आपने जो उसको अपना फील्ड ऑफ व्यू डिफ़ाइन करना है, ठीक है, अपना जो फील्ड ऑफ व्यू आपने डिफ़ाइन करना है वो उसको ऑटोमेटिकली फोकस कर देता है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई मैनुअल जूम लेंसेज हम लोग सीसीटीवी के अंदर अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोटराइज जूम लेंस के अंदर ऑटोमेटिक हमें फोकस भी मिल रहा होता है, हमारा फील्ड ऑफ व्यू भी एडजस्ट होता है, और हमें इमेज की क्वालिटी भी बेहतरीन मिलती है, ठीक है। ये जूम लेंस रिंग जो होती है ना, जो जूम लेंस की रिंग होती है, वो कैसे ड्रिवन होती है मोटराइज के अंदर, वो एक डीसी मोटर के ज़रिए और ड्राइव हो रही होती है, ठीक है। एक छोटी सी डीसी मोटर लगी हुई होती है, वो उसके सर्किट को ड्राइव कर रही होती है उस रिंग को, ताकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सके, ठीक है। और ये जो मोटराइज जूम लेंस की सबसे बड़ी बात है ना, वो ये कि रिमोट कंट्रोल से आप इसको जो है ना वेरी कर सकते हो, आपको कैमरे के पास जा जाके डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सही है। आपको फिक्स लेंस समझ में आ गया, वेरी फोकल समझ में आ गया, जूम लेंस समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जूम लेंस के अंदर ना एक और चीज़ होती है कि मेथड ऑफ माउंटिंग,
एक ये ऐसी एक जर्नल से चीज़ है, ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काम आएगी। मगर यहाँ पे जब मैंने सोचा जूम लेंस का जिक्र आया तो ये भी पता ही हो जाना चाहिए आपको कि जैसे जैसे आपके कैमराज स्मॉल इवन स्मॉलर कैमराज होते गए, लॉन्गर फोकल लेंसेज आई, ठीक है ना, तो इसकी मेथड ऑफ माउंटिंग भी, उसका कम्बिनेशन भी जो है ना, जो किस तरीके से आपने माउंट करवाना है आपको अपने कैमरे को लेंस के साथ, उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका लेंस जो है ना आपके कैमरे से मतलब साइज़ में लार्जर होता है, ठीक है। तो आपको ये ज़रूरी है कि जो है ना कि आप क्या करें, अपने लेंस को रिजिडली अपनी कैमरे सपोर्टेड होता है या कैमरे बॉडी के साथ रिजिड तौर पे आप फिक्स करें, मतलब मजबूती के साथ फिक्स करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है ना कि इनमें कि या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो है ना कि अगर आपके कैमरे के लेंस और कैमरे की बॉडी दोनों ही अगर हैवी है तो फिर आपने इन दोनों को जो है ना बड़े सही तरीके से रिजिड सपोर्ट के साथ आपने इन दोनों को फिक्स करना पड़ता है। तो ये भी माउंटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि आपका पता चला आपने बस लेंस को लगा दिया है और जी वो सही तरीके से फिर आपको फोकस नहीं करवा सकेगा, आपका इमेज ब्लर वगैरह आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा रिलेशनशिप को जो है ना आपने जो कैमरा और लेंसेज साइज़ हैं वो चेक करना है। ऐसा ना बहुत ज़्यादा ही वेट हो कि माउंटिंग ही या हाउसिंग ही पूरी ना आ सके, ठीक है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि अब हाउसिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई आपकी जी। मोटराइज जूम लेंस आपकी समझ में आ गया आपको। अच्छा, होगा क्या कि अगर हम लोग, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं यहाँ से, ये तो बहरहाल आपको समझ में आ गया फिक्स लेंस क्या होती है, वेरी फोकल लेंस क्या होती है, जूम लेंस क्या होती है। इसकी जो रेंजेस है ना ये वेरी कर रही होती हैं मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, ठीक है, सप्लायर टू सप्लायर। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप बस गूगल कर लो, कोई मसला नहीं है। जब कभी भी आपको डाटा शीट के अंदर एक वैल्यू नज़र आए, लाइक आपको नज़र आए 4 mm, आप समझ जाएं ये फिक्स्ड है। और जब कभी भी आपको इस तरीके से रेंज में समझ में आए कि 8 mm टू 16 mm, सॉरी ये भी एक और mm, ठीक है ना, तो ये आपकी वेरी फोकल कहलाएगी, ठीक है। ये VF से भी लिखा हुआ होता है आप, ठीक है। तो ये डाटा शीट में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फोकल लेंथ देखते किस तरीके से हैं, उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, mm उसका यूनिट होता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्पेशल लेंसेज, स्पेशल लेंस, कुछ स्पेशल लेंस भी होती हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको काम आएगा, कभी कभी आ ही जाता है। जब कभी भी आपके हिडन कैमराज और स्मॉल कैमराज यूज़ होते हैं ना, तो उसके अंदर जो है ना आप स्पेशल लेंसेज यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। स्पेशल लेंसेज का जो है ना मेन टॉपिक मैं और भी कवर करूँगा लेक्चर नंबर 3-2 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर गैल्वेनोमेट्रिक लेंस होती है कोई, वो भी इस तरह की चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेंस मैंने बताया ना आपका इतना जल्दी जान नहीं छोड़ेगी, ठीक है। और मैं असल में चाह भी ये रहा हूँ कि हर चीज़ डिटेल में आपको पता चले, यही क्योंकि CCTV अगर अभी हम लोगों ने कर लिया तो कर लिया, ठीक है। और ताकि आप लोगों को कल को कोई भी चीज़ नहीं आती है भी है मार्केट में तो आपको पता हो कि हाँ जी इसकी पिछली बेसिक चीज़ें ये थी और इसमें एडवांसमेंट ये हुई है, ठीक है। सबसे पहले जी स्पेशल लेंस की हम बात करते हैं जी बोर्ड लेंस। बोर्ड लेंस क्या होता है, ये स्मॉल और हिडन कैमरास के अंदर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो है ना दूसरी लेंसेज के मुकाबले में, जो आपकी नॉर्मल लेंसेज होती हैं उसके मुकाबले में थोड़ी सी लेस रिसोर्सफुल होती हैं। ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, मगर अगर हम इसे थोड़ा ज़रा वाइजली एक पावरफुल टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर इसे प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो, ठीक है। बोर्ड लेंसेज क्या होती हैं, ये मैंने, अच्छा इसको हम बोर्ड लेंसेज क्यों कहते हैं, हम इसको बोर्ड लेंसेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आपके कैमरे के सर्किट बोर्ड्स के ऊपर डायरेक्टली एम्बेड हुई हुई होती हैं, डायरेक्टली जो है ना माउंट हुई हुई होती हैं। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं बोर्ड लेंसेज, ठीक है। ये फिक्स्ड होती हैं, ये इंटरचेंजेबल नहीं होती जैसा तो कि दूसरी लेंसेज होती हैं कि आपने निकाले दूसरी लगा दी, नहीं, क्योंकि ये आपकी माउंट हुई होती है सर्किट बोर्ड के साथ, ठीक है। तो वो उसको क्या कहते हैं, आयरन, जिससे आप सोल्ड हुई भी होती हैं, ठीक है। तो उसको जो है ना अनसोल्ड करना और फिर निकालना लगाना ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक जो मेजर डाउनफॉल है ना वो ये है कि इसकी इमेज क्वालिटी वो नहीं होती जो आपकी अदर कैमरास की होती है। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जो है ना छोटा बोर्ड लेंस है, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाता जितनी बड़ी वाले देते हैं, ठीक है।
बोर्ड लेंस की ना दो टाइप्स होती हैं, एक कॉनिकल लेंस कहलाती है, एक फ्लैट लेंस कहलाती है। ये मैं मजीद अपनी तरफ से डेप्थ में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको बस बोर्ड लेंस का एक आइडिया होना चाहिए था, वो हो गया है। मगर अगर जिसको ना समझ में आए कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। बोर्ड लेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक कॉनिकल लेंस कहलाती है, एक फ्लैट लेंस कहलाती है। कॉनिकल लेंस और फ्लैट लेंस दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। दोनों का जो लाइट जहाँ से पास हो रही है, जिस होल से पास होती है, वो दोनों ही स्मॉलर इन होल होते हैं, ठीक है। दोनों की आप समझ लें कि बहुत ही पिन होल टाइप समझ लें आप होता है, ठीक है, या उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। इनका साइज़ जो इनके जहाँ से लाइट पास होती है ना जिस होल से, वो थोड़ा सा लार्जर होगा, ठीक है। फ्लैट लेंस जो है ना, यूजुअली आप ये कह लो कि फ्लैट लेंस और कॉनिकल लेंस में सिर्फ इतना सा फ़र्क है इन दोनों के साइजेज़ में। फ्लैट लेंस हिडन, आप इजीली हिडन कर सकते हो, आप इजीली हाइड कर सकते हो उसे। लाइक आप टाई में छुपा के ले जा सकते हो, आप उसे, आप अपने कपड़ों में उसे छुपा के ले जा सकते हो, ठीक है। वो कहीं पे भी आप उसे प्लेस करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये थिन होता है, बहुत ज़्यादा थिन होता है। अच्छा, कॉनिकल लेंस जो होता है ना, वो यूज़ होता है आपके पिन होल कैमराज में। पिन होल कैमराज क्या होते हैं, उसके भी छोटे से स्मॉलर होल होता है जहाँ से अमाउंट ऑफ लाइट पास होती है, ठीक है। इन दोनों में जो सिर्फ मसला है ना, वो मैंने आपको बताया, दोनों की क्वालिटी वही है, दोनों काम वैसे ही करते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। दोनों की सिर्फ और सिर्फ हिडन में फ़र्क है कि एक यूज़ होता है सीलिंग वगैरह में, ज़्यादा तौर पे अच्छी तरीके से यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादातर एक सीलिंग वगैरह में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होता है कि अगर आप दीवार में उसे फिट करना चाहें तो कॉनिकल को आप आराम से दीवार वगैरह में फिट कर सकते हैं, वॉल्स में कर सकते हैं, पोल्स में कर सकते हैं। जबकि फ्लैट को आप कपड़ों में, इधर उधर जो है ना, लाइक टाइज़ में, शूज़ में, क्लॉक्स में, कहीं भी ऐसी चीज़ में आप अपने फायर अलार्म में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो इन दोनों की सिर्फ और सिर्फ जो फ़र्क है ना, वो सिर्फ ये है कि कहाँ पे आप इसको छुपा सकते हो, बस, ठीक है। मतलब आप ये समझ लें सिर्फ इनके इंस्टॉलेशन पर्पज़ में जो है ना डिफरेंस है कि इंस्टॉल कहाँ कहाँ कर सकते हो, इन दोनों में वो डिफरेंस है, ठीक है। आप कॉनिकल को ड्राई वॉल में कर सकते हो, कंसीलिंग टाइल्स में कर सकते हो, ठीक है। और और उसी सेम में फ्लैट लेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। अभी मैंने आपको बताया, वो आपकी शर्ट्स में, टाइज में वगैरह वगैरह जो है ना, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो उसको। बहुत दोनों ही कैमरे को स्मॉलर होल रिक्वायर्ड होता है देखने के लिए, द क्लोज़र द पिन होल लेंस। और जितना ज़्यादा क्लोज़र होंगे ना आप अपने पिन होल लेंस से, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द मटेरियल वाइडर एंगल ऑफ व्यू नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप अपने पिन होल से अपने कैमरे को थोड़ा सा, मतलब अपने लेंस को थोड़ा सा पीछे करेंगे ना, तो फिर आपका फील्ड ऑफ व्यू कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखाऊं तो मैं कोशिश कर लेता हूँ। लाइक अगर ये देखें, ये एक होल है, ठीक है ना। अगर आपका लेंस यहाँ, सॉरी, ये इस वाली लाइन में है, तो ये ऐसे देख रहा होगा, ऐसे देख रहा होगा, ठीक है। अगर ये होल है और आपका लेंस थोड़ा सा पीछे है, सही है ना, तो सॉरी, ये पीछे वाली लाइन नहीं है, अभी मैं इसको हटाता हूँ, ये मैं पहले मिटा ही लेता हूँ, ये थोड़ा सा ज़रा मेरे सामने, सही है ना। अब आप ये देखें कि ये एक होल है, ये ऐसे देखिएगा, ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आ गया ना आपके पास, एंगल ऑफ व्यू ज़्यादा आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगर ये होल है और आपने यहाँ पे अपने लेंस को प्लेस किया हुआ है, ये रहा लेंस आपका, तो वो आपका लेंस लेंस कैसे देखेगा, वो यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे आने के बाद, समझ लें। अगर वो ऐसे नहीं देख सकता ना, क्योंकि होल ही यहाँ पर है, यूँ देखने के बाद आपका ऐसे देखेगा, ये दूर करा हुआ है, तो फिर उसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम होगा, ठीक है जी। तो आप समझ गए। अगर आप उसके होल से थोड़ा सा पीछे अगर आप अपने लेंस को प्लेस करेंगे तो फिर आपका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा, क्योंकि वो इस होल से टकराएंगे, ठीक है जी। ये तो आपका हो गया जी, आपका जो आपका बोर्ड लेंस था। फिश आई कैमरा क्या होता है, फिश आई कैमरा जो है ना, बड़ा स्पेशलाइज्ड वाइड एंगल लेंस है। आप इसके अंदर 180 360 दोनों एंगल देख सकते हो, ठीक है। फिश आई को हम यूज़ ही इसलिए करते हैं जब कभी भी हमने वाइडर फील्ड ऑफ व्यू रिक्वायर्ड होता है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू से क्या मुराद है, जब हमें अपनी शॉर्टेस्ट फोकल लेंथ रिक्वायर्ड हो, तो फिर हम लोगों ने क्या करना, हम लोग ने अगर मिसाल के तौर पे एक जगह पे लोग जमा हुए हैं, ठीक है, एक पार्टी है उधर, अगर हम लोग ने पूरे लोगों को देखना है, सारे लोगों के ऊपर मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिश आई कैमरे को यूज़ कर सकते हैं। फिश आई कैमरा जो इमेज दे रहा होता है ना, वो आपको बिल्कुल फ़िश आई की तरह दे रहा होता है। लाइक आपको एक इमेज है, अगर समझ लें, अब तो दरख्त भी नहीं बनाने आता,
भूल गए किस तरीके से बनाना। ये आपका अगर ट्री है, अच्छा बन गया, ठीक है जी। तो ये ट्री है अगर, तो ये आपका इमेज ना कुछ ओवल शेप में देगा, आपका इमेज इस तरह से देगा। सॉरी, मैं आपको एक और एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा आपकी गाड़ी में ना, अगर आपकी गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा एक एक रेयर मिरर लगा हुआ होता है, और एक और मिरर होता है जिससे आपको थोड़ी सी कर्व सरफेस नज़र आ रही होती है, पिछले वाली व्हीकल की आपको एक कर्व सरफेस नज़र आ रही होती है। या अक्सर बेशतर आप जब अपना फेस लेकर जाते हो तो आपको एक ओवल शेप नज़र आ रही होती है, डैट इज़ कॉल्ड द फिश आई। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप गूगल पे जाइए और आप फिश आई का इफेक्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोगों ने जो है ना वाइड एंगल रिक्वायर्ड होता है, हमें वाइड फील्ड ऑफ व्यू रिक्वायर्ड होता है, तो फिर हम लोग फिश आई को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर भी देता है, ओवल इमेजेस भी देता है। ठीक है, 180 डिग्री 360 डिग्री पे ऊपर आप इमेजेस इसके ले सकते हैं। नॉर्मली जो इसकी रेंज होती है वो 7 to 16 mm में होती है। ठीक है, फिशाई कैमरे की, मगर ये वेरिएबल है, मैंने आपको पहले बताया जितनी भी रेंजेस मैं बता रहा हूँ वो जर्नल बता रहा हूँ, ये वेरी हो सकती हैं। ठीक है, आई आर करेक्टर लेंस, ये आई आर करेक्टर लेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर चलें इसको स्टार्ट करते हैं जी। आई आर करेक्टर लेंस में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली आपका समझ लें एक ऐसा स्पेक्ट्रम, किसे कहते हैं, रेंज को कहते हैं। ठीक है, ये समझ लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी वेव्स जो है ना मौजूद हैं, तो और उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर हम लोग ने उनको अरेंज किया है। लाइक रेडियो वेव सबसे पहले आती है, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, इस तरीके से ये एक चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट के अंदर जो है ना स्टार्ट हो रहा होता है रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल। हमें इस पूरे चार्ट के अंदर हम लोगों ने किसी से कोई कंसर्न नहीं है सवाए इंफ्रारेड और विजिबल की। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है? विजिबल स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमारी आँख देख सकती है। मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जिसमें आने वाली तमाम वेवलेंथ को हमारी आंख डिटेक्ट कर सकती है। लाइक रेड आ जाए, ब्राउन आ जाए, ग्रीन आ जाए, ऑरेंज आ जाए, पर्पल आ जाए, हर तरह की चीज़ विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर हमारी आंख देख सकती है। इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड वो स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर हमारी आंख नहीं देख सकती। ठीक है, अब देखें विजिबल स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है ना वो होती है आपकी 300 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, और 750 नैनोमीटर कह लें। और इंफ्रारेड की होती है 700 से लेके 1000 तक की। ठीक है, इंफ्रारेड को इंफ्रारेड क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं। इंफ्रारेड को इंफ्रारेड इस वजह से कहते हैं कि इंफ्रा कहते हैं नीचे को और रेड कहते हैं रेड के नीचे। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ना इंफ्रारेड के ऊपर होता है, और विजिबल स्पेक्ट्रम जो शुरू होता है ना वो रेड से शुरू होता है। तो रेड के नीचे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इसीलिए इसको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक है, मैं सोचा एक जनरल चीज़ है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें हमारी जो आँख है ना, मैंने आपको अभी बताया विजिबल लाइट के पोर्शन को देखती है। वो विजिबल लाइट का पोर्शन कहाँ पे लाई करता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर? विजिबल लाइट में। ठीक है, अब ऐसी सूरत में क्या करें? क्या आपकी आँख किसी अंधेरे में देख सकती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं देख सकती। आपको कोई ना कोई सप्लीमेंटल लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपकी आँख देखती है। लाइक आपके पास टॉर्च होगी, आपके पास कोई ऐसी डिवाइस होगी जो ग्लो कर रही होगी, कोई एलईडीज टाइप की चीज़ें होंगी। ठीक है, इसी तरीके से कैमरा भी दिन की रोशनी में तो आराम से देख लेता है जैसे आपकी आँख देखती है, कोई सप्लीमेंटल लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मगर जब रात होती तो कैमरा भी बेचारा वो भी जो है ना नहीं देख पाता। ठीक है, तो उसको भी तो किसी लाइट की ज़रूरत होगी, किसी टॉर्च की ज़रूरत होगी। वो टॉर्च उसकी आई आर कहलाती है। हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग जब कैमरे को आई आर कैमरा, डे नाइट कैमरा जिसको हम कहते हैं, अगर वो ज़ीरो लक्स पे काम कर रहा है तो ठीक है। लक्स क्या होता है ये आगे देखेंगे हम, कोई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जब कभी भी हमारा कैमरे को जब कभी भी कैमरे को आप एक ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे लाइट्स मौजूद नहीं हैं, तो फिर आप क्या करते हो? आप आईआर भी लगा देते हो उसके साथ, आईआर एलईडीज़। सही है ना, छोटी छोटी आईआर एलईडीज़ अक्रॉस द लेंस, आप उसके अक्रॉस दी जो फ्रंट एरिया होता है उधर लगा देते हो आप। तो फिर क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट, जब जब एक लेवल जो है ना आपकी लाइट का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ
लेवल से नीचे चली जाती है ना, तो फिर आपकी आईआर ग्लो करना शुरू कर देती है। एक सर्टेन लेवल होता है लाइट का, अगर वो उससे नीचे चली गई आईआर स्टार्ट हो जाएंगी, आईआर ग्लो करने स्टार्ट हो जाएंगी। वो ग्लो करना सिर्फ कैमरा ही देख सकता है, उसमें आपकी आंख नहीं देख सकती। आपने आईआर शुरू में देखा होगा, ब्लूटूथ से पहले आईआर आता था, ठीक है। तो आप बल्कि आप ये देख लें, आप अपने रिमोट की जब चैनल चेंज कर रहे होते हैं, रिमोट से चैनल चेंज कर रहे होते हैं, तो फिर वो आईआर के थ्रू कर रहे होते हैं, उसमें लाइन ऑफ साइट का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो वरना फिर नहीं होता। अब अगर आगे आप हाथ प्लेस कर लें अपने रिमोट के, लाइन ऑफ साइट क्लियर ना हो, तो आपका रिमोट काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आईआर में ये होता है। अब देखें जी आईआर में क्या हुआ। आईआर जो है ना, जब हम लोगों ने सोचा कि यार रात में हमें कैमरे की मॉनिटरिंग रात में भी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने आईआर लगा दी। आईआर बेसिकली दो तरह की होती है, एक 450 नैनोमीटर की होती है, एक 1050 की, मतलब 1050 नैनोमीटर की भी होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा की भी होती है, मगर जनरली मेनली हम सीसीटीवी में यही दो यूज़ कर रहे होते हैं। एक 450 नैनोमीटर वाली एलईडी वो आपकी 1 मीटर तक देखती है, और एक 1050 या 850 नैनोमीटर वाली, ये दोनों ही 850 में भी आती हैं, 1000 में भी आती हैं, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो वो आपकी 2 मीटर तक देखती हैं। तो अगर कभी भी आपकी 30 एलईडीज़ लगी हुई हो, तो आप समझ जाएंगे 30 मीटर तक ये रात में भी देख सकता है, ठीक है। अगर आपकी 15 लगी हुई तो 15 देख सकता है, और अगर आपकी 850 वाली लगी हुई हो तो 15 लगी हुई तो 30 मीटर तक देख सकता है, ठीक है। ये एक जनरल परसेप्शन है। अब आ जाते हैं जी आईआर। जब आपका कैमरा रात में देख रहा होता है ना आईआर में, ठीक है, तो जब रात में देख के जब सुबह आईआर ऑफ होने के बाद वो कलर मोड पे वापस आता है, ठीक है। डे नाइट कैमरे में क्या होता है, दिन में वो कलर मोड के ऊपर होता है और रात में वो मोनोक्रोम मोड पे हो जाता है, ठीक है। मोनोक्रोम में एक कलर रिक्वायर्ड होता है ना उसे, तभी वो आईआर के ऊपर देख रहा होता है, तो वो वाइट थोड़ा सा इमेज दे रहा होता है आपको। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी आँख होती है, अगर मैं रात के हल्की सी अगर रोशनी मौजूद हो और मैं आपसे एक डार्क ब्राउन वाले और ब्लैक कलर में आपसे डिफरेंस पूछूं, आप नहीं बता सकोगे। इसी तरीके से कैमरा भी उस आईआर में इमेज तो दिखा रहा होगा कि शक्ल ऐसी है बंदे की, मगर ये नहीं दिखा रहा होगा कि उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, डार्क ब्राउन कलर की शर्ट पहनी है, या रेड कलर की शर्ट पहनी है, ठीक है। तो इमेज दिखा रहा होता है, डिटेल्स वो पूरी दे रहा होता है, ठीक है। जब सुबह के टाइम में जब वो कलर मोड पे जब वापस आता है ना कैमरा, तो थोड़ी सी कुछ कुछ मसाइल पेश आते हैं। कैसे? आईआर की जो लाइट होती है ना, आईआर लाइट जो होती है ना, वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रही होती है। जब सुबह वो वापस आता है ना, तो कुछ आईआर रेडिएशंस रह जाती हैं, वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो पाती। तो उससे क्या होता है, उसके आईआर रेडिएशन जो रह जाती हैं कैमरे के अंदर, तो वो क्या करती हैं, आपकी कलर रिप्रोडक्शन में वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इमेज है ना वो ब्लर हो जाता है, वो क्लियर नहीं आता, क्रिस्पी इमेज नहीं आता। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया है कि हम लोगों ने आई आर कट फ़िल्टर यूज़ किया। आई आर कट फ़िल्टर क्या होता है, जब रात के टाइम में कैमरा देखेगा आई आर मोड के ऊपर, लाइक मोनोक्रोम मोड के ऊपर, और जब सुबह वो कन्वर्ट होगा वापस कलर मोड में, तो फिर कलर मोड में आई आर कट फ़िल्टर लगा होगा, वो तमाम आई आर रेडिएशंस को कट कर देगा, तमाम आईआर रेडिएशंस को रिमूव कर देगा, ताकि वो तमाम चीज़ें आपके सेंसर तक ना पहुंच सकें, और आपके आईआर रेडिएशन आपके सेंसर तक ना पहुंचे, और आपका इमेज जो है ना वो क्लियर और क्रिस्पी हो, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोगों ने सोचा अच्छा भाई ठीक है, ये तो चलें सही है, हम लोगों ने एक मसले का हल तो निकाल लिया कि आईआर रेडिएशंस का जो सुबह मसला था वो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि क्या आईआर, हमें आईआर कट फ़िल्टर हमें क्या मोनोक्रोम कैमरे में रिक्वायर्ड है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें आईआर कलर वो आईआर रेडिएशंस को कट कर रहा है। अगर मैं आईआर कैमरे में लगा दूंगा, मोनोक्रोम में लगा दूंगा, तो रात में तो वो सारा कट कर देगा, तो इमेज ही कुछ नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग कलर कैमरे में इसको लगाते हैं, जब वो कलर मोड पर आए तब फिर आईआर कट फ़िल्टर काम करे कि अगर कोई रेडिएशंस बाकी थी तो वो उसको कट कर दे और इमेज क्रिस्पी दे दे, ठीक है। डे नाइट और मोनोक्रोम कैमरा जो है ना बहुत फ़ायदे दिए हैं। अब हुआ क्या कि कैमरे ने जो है ना, अब ये कैमरा ही होता है कि रात के टाइम में वो आईआर को डिटेक्ट करता है और फिर इल्यूमिनेट करके हमें वो हमारा एरिया को दिखाता है, ठीक है। जब हम शुरू में ना एक आईआर करेक्टेड लेंस की मैं बात बताने लगा हूँ, हम लोग ने आईआर करेक्टेड लेंस क्यों यूज़ किया, होता क्या था कि जब हम लोग शुरू में नॉर्मल लेंस, ऑर्डिनरी लेंस यूज़ कर रहे थे, तो जब वो मोनोक्रोम से डे नाइट में और डे नाइट से मोनोक्रोम में होता था ना, लाइक मोनोक्रोम से कलर में और कलर से मोनोक्रोम में होता था, तो इमेज फिर भी ब्लर आ रहा था, कम्प्लीटली डीफोकस्ड पिक्चर आ रही थी।
फिर ये पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, तो पता ये लगा कि सुबह के टाइम में वेवलेंथ जो थी हमारी विजिबल लाइट की और जो रात के टाइम में वेवलेंथ जो थी आईआर की, वो डिफ़र कर गई। सही है, यही वजह थी कि जब मैं सुबह में कोई फोकस सेट करके जाऊं तो वो रात में डीफोकस हो जाता था, और रात में सेट करके जाऊं तो फिर वो सुबह डीफोकस हो जाता था। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हुआ कि हम लोगों को पता ही चला कि जब हम ऑर्डिनरी लेंस यूज़ कर रहे होते थे तो फिर क्या होता था कि जो हमारे कलर कैमरे का वो था, कलर कैमरे की जो वेवलेंथ थी, जो हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ थी, वो मैच नहीं कर पाती थी आईआर के वेवलेंथ के साथ। तो फिर हम लोगों ने आईआर करेक्टेड लेंस निकाला। उसने क्या काम किया कि इस मामले को उसने रेक्टिफाई कर दिया, और आईआर करेक्टेड लेंस ने क्या काम किया कि विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रेंज को और आईआर लाइट को, विजिबल लाइट को और आईआर लाइट को दोनों को ही फोकस करवा दिया एक वर्टिकल प्लेन में। अगर इस वर्टिकल प्लेन से ऊपर या नीचे चली जाती है ना लाइट, तो फिर वो समझ लें डीफोकस हो जाती है। ठीक है, आप ये समझ लें कि मैं अगर ये कहूँ कि ये एक लेंस है, ठीक है, और ये एक आपके पास ये एक फोकल प्लेन है। ठीक है, ये फोकल प्लेन है। फोकल प्लेन आप समझ गए हैं, सेंसर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फोकस पॉइंट मैंने अभी आपको फोकल पॉइंट बताया था। ठीक है, ये है, ये आपका लेंस है। ठीक है, शुरू में क्या हुआ था, वो ऐसे आता था, ये आपकी आईआर की लाइट होगी, ठीक है ना, और ये बाकी आपकी दिन की लाइट होगी। ये इस पॉइंट पे सारी जमा हो गई। ठीक है, ये देख रहे हैं, इस पॉइंट पे आ तो गई, मगर ये वाली चीज़ ना, ये दोनों की वेवलेंथ में डिफ़र होता है जब हम लोग नॉर्मल लेंस को यूज़ कर रहे थे। जब हम लोगों ने आईआर करेक्टेड लेंस को यूज़ किया तो फिर हमारे पास यही चीज़ कैसे आ गई कि ये हमारे पास लेंस आ गई। उसने क्या काम किया, आईआर को भी पकड़ा, ये आपकी आईआर हो गई, और ये बाकी तमाम पॉइंट हो गई, इसको एक ही पॉइंट पे, वर्टिकल पॉइंट पे, ये वर्टिकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे आपके फोकस करवा दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास क्या हुआ जी, हमारे पास कम्प्लीटली क्लियर क्रिस्पर इमेज आने लग गया। ठीक है, शार्पर पिक्चर आई हमारे पास, क्यों, क्योंकि सारी लाइट ही फोकस हो गई। तो ये वजह थी कि हम लोगों ने क्या काम किया कि हम लोगों ने आईआर करेक्टेड लेंस को यूज़ किया। तो आपको स्पेशल लेंसेज के अंदर बोर्ड लेंस समझ में आ गया, फिश आई समझ में आ गया, आईआर करेक्टेड लेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये कराना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ में आ गया। अब आपको ये भी पता चल गया कि मोनोक्रोम से कलर में और कलर से मोनोक्रोम में क्या हो रहा होता है असल में। ठीक है, जूम लेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था जूम लेंस के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और जूम लेंस की एक दो बातें बता दूँ कि रिमोटली आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, रिमोटली से क्या मुराद है, मैं दुबई में बैठा हूँ, मैंने कहा मेरी कंपनी कराची में मौजूद है, मैंने कहा कि भाई मुझे अपनी कराची वाली कंपनी को देखना, मुझे आईपी एड्रेस दो। उसने आईपी एड्रेस दिया, मैंने आईपी से उसको किया मैंने जैसे उसको ओपन किया तो फिर मैं अपनी जूम लेंस अगर लगी हुई होगी मेरे पास तो मैं उसको लेफ़्ट राइट इधर उधर करके मैं अपनी फोकल लेंथ भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ मैं उसको। ठीक है, और जूम लेंस को हम लोग किस वक्त यूज़ करते हैं, जूम लेंस को हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें फेशियल रिकग्निशन चाहिए होती है, जब कभी भी हमें फेशियल डिटेल्स चाहिए होती हैं, मतलब कोई भी एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जूम लेंस किन किन चीज़ों से मिल के बनती है, मोटराइज जूम से मिल के बनती है, नो डाउट। फोकस, ऑटो फोकस होना चाहिए उसके अंदर, और ऑटो आयरस। ऑटो आयरस मैंने आपको बताया कि खुद से वो लाइट को एडजस्ट कर ले, सुबह हुई उसने खुद आयरस को कम ज़्यादा कर लिया, शाम हुई उसने फिर से एडजस्ट कर लिया। तो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि ये हमारे उसके मैक्सिमम यूजेज दे सकें। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें ना, थोड़ी सी इस लेक्चर के अंदर अभी मैंने चीज़ें मैंने थोड़ी सी कट की हैं। ठीक है, आप ये समझ लें कि वेरी फोकल समझ में आ गया, जूम लेंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ना इंशाल्लाह, शुक्र है जी, मैं समझा अभी कुछ रह तो नहीं है। थैंक यू जी। आप इस लेक्चर को सुनिए, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता आप अपने क्या कहते हैं उर्दू IT अकेडमी के ब्लॉग स्पॉट पर और उसकी वेबसाइट पे आप अपने क्वेश्चंस जो है ना लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका लाजमी जवाब दूँ। अभी तक फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, सॉरी कि मैं अब थोड़ा सा 1-2 मिनट और लूँगा, वैसे ही लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर मैं एक और चीज़ बताऊँगा। ये जो लेक्चर लेट हो जाते हैं और अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं जी, पहले तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि लेक्चर थोड़े से लेट हुए हैं, मगर असल में रीज़न क्या होती है कि मुझे भी वापस अपनी जॉब से आना होता है भाई,
फिर उसके बाद ही मुझे बनाना होता है। और फिर मैं ऐसा नहीं करता कि जो चीज़ें मुझे पता है बस मैंने आपको वो बता दी। मैं एक लेक्चर, ये उर्दू आईटी के स्टैंडर्ड में मेरी क्यूसी नहीं होगी ये भी मैं बता दूँ। वो एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन लेवल चाहिए होता है, और मैं ख़ुद भी ये चाह रहा होता हूँ कि अगर आप लोगों को सीसीटीवी के ऊपर कोई भी टॉपिक दूँ ना, तो मेरी कोशिश ये हो कि जितनी चीज़ें जो नॉर्मल लोगों को पता है वो कोई कमाल नहीं ना, अगर वो आपको पता चल गई, उस थोड़ी सी डेप्थ में हो। लाइक ये वाला लेक्चर था, इसमें मुझे लगे बाकी कोई साइट्स विज़िट करनी पड़ती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के किसी साइट से मिलता है, फिर उसके बाद उसको मैं एक जगह पे करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के लेक्चर बनाता हूँ। तो थोड़ी सी देर होती है, मगर कोशिश मेरी होगी अब से बिल्कुल ना हो। क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी भी था अपनी जॉब में, थोड़ा सा हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके लिए जो है ना थोड़ा सा टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा था। मगर इंशाल्लाह ठीक है, आप लोग इस लेक्चर को सुनिए, अपने कमेंट्स दीजिए, और दिल खोल के कमेंट्स दीजिए, जिस तरह से दिल खोल के लेक्चर सुनते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि अगर कोई कमी या बेशी है, कोई वर्नरेबिलिटी है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, कोई वर्नरेबिलिटी है तो फिर हम उसको पूरा कर सकें, ठीक है। तो ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेक्चर सुनिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।